हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि ये जो क्लास है, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि जो रूसी क्रांति है वो कई कारणों से उत्पन्न, उसके पीछे क्या कारण थे। इसके साथ ही साथ हमने उसके अंदर जो यूरोप है उसके अंदर हमने देखा कि कई प्रकार के जो प्रभावशाली दल के नेतृत्व करता थे, जैसे कि रेडिकल थे और कुछ रूढ़िवादी थे और कुछ परिवर्तनशील थे। इन सब के बारे में हमने देखा और इस क्रम में हमने क्या क्या पूरा किया। हमने देखा कि देखिए, सामाजिक परिवर्तन का युग हम देख चुके। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, इन सब के बारे में देखा हमने। और साथ ही साथ औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन आया, किस प्रकार समाजवादियों का प्रभाव बढ़ता चला गया। यूरोप में समाजवाद का आना, उन्होंने किस प्रकार शक्ति पर नियंत्रित कर लिया और समाजवादियों के लिए समर्थन, किस प्रकार लोगों ने उनका समर्थन किया। रूसी क्रांति जो हमने पढ़ा था, फिलहाल यहाँ से हमारा आरंभ हो चुका था और इसे हमने यहाँ पर आकर समाप्त किया था। तो जो आज की क्लास है वो यहीं से आरंभ होगी। चलिए विलंब न करते हुए अपनी जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। देखा हमने कि जो यूरोप में अनेक जो सत्ताएं थी, जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो पार्टियां थी, वो अपना प्रभुत्व जमाने में अपना प्रभुत्व बढ़ाने में लगी हुई थी। तो यहाँ की जो हमने अभी देखा कि जो रूस की जो क्रांति थी उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कि उसके कारण क्या थे, किस वजह से उसमें इतनी बड़ी क्रांति आई। और जो सर्वप्रथम इसमें जो क्रांति में परिवर्तन करने वाला सर्वप्रथम जो व्यक्ति होता है वो होती है प्रजा, अर्थात जो आम लोग होते हैं, जो आम जनता होती है। क्योंकि जब तक उनका समर्थन प्राप्त नहीं होगा तब तक राजनीतिक बड़ी बड़ी जो दल होते हैं, जो उनके नेता होते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। उसी की एक झलक है, उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार की गई है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। देखिए, अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुटा हुआ था। रूसी साम्राज्य का लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेत पर निर्भर थी। तो यहाँ पर जो जनता थी वो कम से आधे से अधिक जो थे वो कृषि पर जीवन अपना निर्वाह करती थी। यूरोप के किसी भी देश की खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के विकास अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करती थी। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। तो रूस क्या था? एक कृषक देश था। जिस रूस की जो जनता थी वो 85% तक तो खेती पर निर्भर थी, अर्थात अपनी कृषि पर निर्भर हुआ करती थी। और जो यूरोप के अन्य जैसे देश हैं, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी की बात की जा रही है, ये सब आबादी वाले देश थे, ये खेत पर निर्भर नहीं थे। इसकी जो जनता थी वो सिर्फ
आधी जो पब्लिक थी, आधी जो जनता थी, मतलब जो सामान्य लोग थे, वो 40 से 50% तक ही कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। और यहाँ तक कि जो किसान हैं अपनी ज़रूरतों, जो रूस के किसान थे, वे अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करते ही थे, और साथ ही साथ वे क्या करते थे, वो जो बाज़ार में जो बिक्री होती थी, जो व्यापार करते थे, उसके लिए भी पैदावार करते थे। रूस का जो अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, जो रूस देश था, वे बता रहा है, उसकी स्थिति है ये। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हो चुके थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ता था। इन कारकों के चलते बहुत ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दोगुना और स्टील के उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों ने कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। जो सेंट पीटर और मॉस्को जो प्रमुख उद्योग के इलाके हुआ करते थे, ये क्या करते थे, ये ज़्यादातर कारीगर ही यहाँ पे सम्मिलित थे। उनके कार्य की वजह से ये अधिक फला फूला था। लेकिन क्या हुआ, कारीगरों की जो वर्कशॉप थी और उसके साथ ही साथ जो बड़े कारखाने, ये सब उसके साथ ही सम्मिलित थी, उनके साथ जुड़े हुए थे। जो कारखाने हैं वो 1890 के दशक तक चालू थे, और साथ ही साथ क्या हुआ, रूस में जो रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। इसी समय रूसी उद्योगों ने विदेशी जो निवेश भी तेज़ी से बढ़ गया। एक तो रेलवे मार्ग बिछाया जा रहा था बहुत अधिक, और साथ ही साथ इसी कार्य के अंतर्गत जो रूसी व्यापार है वो अधिक तेज़ी से बढ़ता चला गया। और साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ कोयला उत्पादन भी दोगुना हो गया, और स्टील का उत्पादन जो था उसमें 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक आते आते इलाकों में तो कारीगरों एवं कारखाने मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। कहने का मतलब, जितनी व्यापार में वृद्धि हो रही थी, उतनी मजदूर भी उसमें जुड़ते चले जा रहे थे। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों के निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो। जो उद्योग थे वो अधिकतर जो कारखाने थे वो ज़्यादातर किसके थे, जो उद्योगपति थे बड़े बड़े, उनकी निजी संपत्ति के अंतर्गत आते थे। और जो मजदूर है, मजदूर को न्यूनतम वेतन जरूर मिलना चाहिए, और उनके काम के घंटे भी निश्चित होते थे। और क्या है कि इस बात का ध्यान रखने के लिए जो सरकार विभाग बड़े बड़े फैक्ट्रियों पर नज़र रखती थी। जो आम जनता है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए क्या करती थी, उनकी जो कार्य व्यवस्था को उचित रूप से बनाए रखने के लिए उन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी उन पर निगरानी रखती थी। इसीलिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे।
जब इतनी बड़ी निगरानी सरकार द्वारा रखी जाने लग गई तो जिनके द्वारा उद्योग चालू थे, जो कारखाने थे, उन्हें भी नियम का पालन करना पड़ता था। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींची जाती थी। जो कार्य करने की जो समय अवधि थी वर्कशॉपों पे, वो कम से कम बस 15 घंटे ही थी। जबकि कारखानों में जो मजदूर थे वे आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पाली में काम करते थे। वर्कशॉप पर इसकी कार्य का जो घंटा था वो 15 घंटे था, और कारीगर जो कारखाना था उसमें बल्कि 10 से 12 घंटे थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरे से लेकर फैक्ट्री तक तरह तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मौजूद मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। तो जो मजदूर थे वे अभी भी पूर्ण रूप से अपने शहरीकरण में नहीं ढले थे, अभी भी उनका गांव से गहरा संबंध था। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनके जो बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटरबर्ग के एक प्रमुख धातु मजदूर ने कहा था कि क्या कहा था, ये देखिए। सेंट पीटरबर्ग जो धातु मजदूर था उसने क्या कहा कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को हिसाब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो धातु मजदूर जो थे, धातु कर्मी मजदूर खुद को साहिब मानते थे। क्या मानते थे? साहिब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत थी। तो ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जो सेंट पीटरबर्ग है उसका मजदूर कह रहा है। एक तरीके से उसका उपहास उड़ाया जा रहा है। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की जो संख्या थी वो 31% थी, लेकिन उन्होंने पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। तो क्या है, जो महिला है उनको पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 काम तक इतना उनको पैसा मिलता था जितना पुरुष करते थे। उसका भी जो तीसरा भाग होता है, जो तीसरे भाग की तनख्वाह बनती है, उन्हें इतना भाग दिया जाता था महिला को। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखता था। तो जो ये अंतर था उनके व्यवहार में दिखता था, उनके पहनावे में दिखता था। यदि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे से मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। बहुत से ऐसे समूह बन चुके थे बेरोजगारी के, जो कि आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की सहायता करते थे, लेकिन समाज में ऐसे जो संगठन थे वे बहुत कम हुआ करते थे। ये देखिए, ये दृश्य है युद्ध से पहले सेंट पीटरबर्ग के जो रोजगार किसान, बहुत सारे लोग धर्मांध लंगरों में खाना खाते थे, खस्ता हाल मकानों में रहते थे। ये युद्ध से पहले का दृश्य है। ये देखिए, क्रांति पूर्वी यूरोप में एक डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते मजदूर।
ये पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। ये जहाँ कार्य करते थे, ये वहाँ का दृश्य है। कंपनी में रहने की भी व्यवस्था थी। आगे देखिए ये क्या कहता है। इन विवादों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उनके मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी किया करते थे। 1896 और 1897 के बीच कपड़ा उद्योग और 1902 धातु उद्योगों में ऐसे हड़ताल काफ़ी संख्या में आयोजित किए गए। तो क्या कह रहा है, जब जो काम करने वाला मजदूर होता था उसे जब कोई शिकायत होती थी मालिकों से तो वो क्या करते थे, वो प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात तो कर नहीं पाते थे, तो क्या करते थे, ये करते थे हड़ताल। और सिर्फ अकेले ही नहीं, उनके साथ ही साथ बहुत सारे व्यक्ति जुड़ जाते थे। इसी प्रकार यहाँ एक वर्ष के अंतर्गत ये देखिए 1896 से 97 एक वर्ष के अंतर्गत, और इसी के बीच ये रहा 1902। इनमें क्या हुआ, इनमें जो उद्योग थे, धातु उद्योग के बड़े बड़े जो हड़ताल हुए थे, इनके अंतर्गत, इनके बीचों बीच हुए थे। देहाती की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्ति पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। देहात की अर्थात जो गांव हैं, गांव की जो ज़्यादातर ज़मीनें थी जो किसान की थी, जो किसान खेती किया करते थे, उस पे क्या है, उसकी जो संपत्ति जो थी उस पे सामंतों का, राजशाहियों का और ऑर्थोडॉक्स जैसे जो चर्च थे, इन सब का कब्जा हुआ करता था। मज़दूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। जो मज़दूर थे उनकी एक अलग स्थिति थी और किसान की अलग स्थिति थी। किसान जो खेती करता था तो उसको हमने देखा वो ऐसे ऐसे भागों में बटे हुए थे। किसी जो संपत्ति थी, किसी पर राजशाही का प्रभुत्व था, कभी सामंतों का था तो कभी ऑर्थोडॉक्स का था। तो इसी प्रकार वो कह रहा है किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। जो किसान थे वे सामंतों और नवाबों का सम्मान नहीं किया करते थे, एक दो किसान को छोड़कर। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिल चुकी थी वे लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। तो ये क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है जो सामंत जो थे और जो नवाब और जो सामंत थे, ये जो काफ़ी लोकप्रिय थे, इन्हें इस वजह से लोकप्रियता नहीं मिली थी कि वे मतलब सामान्य जनता थी उनके लिए उन्होंने कुछ किया था, बल्कि इन्हें इतनी प्रतिष्ठा और इतना सम्मान पद इसलिए मिला था क्योंकि ये जो जारा राजा थे, उनके प्रति ये निष्ठावान हुआ करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। उसके बदले में उन्हें इतना समाज में प्रतिष्ठा मिली हुई थी, इतना उनका पद काफ़ी ऊंचा था। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। यहाँ की जो स्थिति थी फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटानी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों
की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी कर चुकी थी। और 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटना घटने लग गई। तो ये क्या है, ये एक उदाहरण के रूप में बता रहा था। ये कह रहा था कि जिस प्रकार ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया था, तो उन्होंने उनके लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी थी और उनका पूरा सम्मान करते थे। लेकिन वे उसकी तुलना करते हुए रूसवासी हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नवाब है वो ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। और वो क्या करते हैं, वो हमारी रक्षा करने के बजाय, हमारा बचाव करने की बजाय ये उल्टा इन्हीं का ही शोषण करते हैं। और ये चाहते थे, ये जो प्रजा है, सामान्य जो किसान थे, वे ये चाहते थे कि जो यहाँ के जो राजा हैं बल्कि उनकी संपत्ति और उनकी जो सत्ता है उनसे छीन ली जाए और जो संपत्ति है उसे सभी में बराबर तौर पर बांट दी जाए। ऐसी जो घटनाएं थी वे 1902 में घटना शुरू हुई और 1905 तक तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं फैलनी शुरू हो गई। रूस के किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। रूस के जो किसान थे और उनके बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि यूरोप के जो बाकी किसान थे उसके मुकाबले में जो रूस के किसान थे बहुत अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपना कम्यून को सौंप देते थे। अपना जो पैसा था, मतलब जो धन था, जो भी इनके पास था, सर्वत्र यहाँ के जो किसान समय समय पर जो सारी ज़मीन अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों में ज़मीन बांटता था। ऐसा कहाँ होता था? ऐसा यूरोप के अन्य देशों में हुआ करता था, लेकिन जो रूस था, रूस तो वो खुद में ही ऐसा मतलब बहुत अधिक परेशान था, बहुत अधिक शोषण हो चुका था उसका। और जो काम के घंटे थे पहले तो शुरू में निश्चित नहीं थे, लेकिन बाद में हालांकि बहुत अधिक आवाज़ उठाने के पश्चात सरकार ने वहाँ पे निश्चित की थी। इसके अलावा काम का समय निश्चित किया था। इसके अलावा जो स्त्रियाँ थी उनको काम का जो सही मूल्य होता था, सही रकम होती थी, वो उनको नहीं दी जाती थी। तो ये इन सब से जो यहाँ की रूस की जो जनता थी, जो किसान थी, वो बहुत अधिक असंतुष्ट थी। ये कल्पना कर रहा है कि जैसे यूरोप के किसान थे वे तो बहुत मतलब उन्होंने कई प्रकार के मतलब हथकंडे अपनाए थे कि मतलब इनसे नवाबों से, सामंतों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन जो यूरोप के अन्य किसान थे यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है कि वहाँ के लोग ऐसे नहीं थे। वहाँ के लोग ऐसे थे कि जो कम्यून अर्थात जो मीर होता है, मीर वे होता है जो राजस्व एकत्र करता है और हर जगह की वो जो कर व्यवस्था प्रणाली देखता है उसे कहते हैं मीर। तो वो कहते हैं कि ये जो मीर है ना, ये इनको सब जनता जो किसान थी वो इन्हें अपनी संपत्ति वगैरह सब सौंप देते थे। तो और ये विभाजन किया करते थे सामान्य लोगों में कि किस प्रकार से किस व्यक्ति को कितनी भूमि दी जानी चाहिए और कितनी कृषि किसके लिए आवश्यक है। ये जो यूरोप के अन्य देशों से रूस की तुलना की गई है। यूरोप में समाजवाद 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी।
मास्क के देखिए कब 1914 से पहले जो राजनीतिक पार्टियां थी वो सभी गैर कानूनी थी। ठीक है, मास्क जो है के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। कब किया? 1898 में इस पार्टी का गठन किया। और क्या किया? सरकारी आंकन के कारण इन पार्टी को गैर कानूनी गठन के रूप में काम करना पड़ा। इन्हें गैर कानूनी गठन के रूप में कार्य करना पड़ा, क्योंकि इन्हें अभी संविधान में कोई मतलब दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है कि ये पार्टी है और इसका कोई स्थान है। ये क्या थी? ये गैर कानूनी थी। तो इन्हें क्या किया? इन्होंने संगठन बनाया और इन्होंने गैर कानूनी रूप से काम करना पड़ा। इन पार्टियों का एक अखबार निकला, उनको मजदूरों को संगठित किया। वो जो अखबार निकला था उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? जो मजदूर थे पूरे देश में फैले हुए थे रूस के, उनको संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए। तो संगठित करके इन्होंने हड़ताल किया आदि जैसे कार्यक्रम किए। कुछ जो विशेष जो समाजवादियों को लगता था कि रूस किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उसे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। तो इन्हें क्या पता चला? जो रूस के जो ऐसे व्यक्ति हैं जो भिन्न जो क्या करते, वे जमीन बांटते हैं मतलब समय समय पर। तो उससे क्या पता चला कि उससे इन्हें पता चला कि जो व्यक्ति हैं वो समाजवादी स्वभाव के लोग हैं। तो क्या किया? इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान की क्रांति की मुख्य शक्ति बने। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और जो रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो इस प्रकार जो ज़मीन बांटा करते थे तो वो इससे प्रभावित थे कि वे मानते थे कि ये जो ज़मीन बांटने वाले हैं ये समाजवादी जो विचार है उनका समर्थन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? उसको अपने साथ मिला लिया और क्या किया? इन सबको मिलाकर उन्होंने क्रांति जो और साथ ही साथ किसानों को भी इन सबको मिलाया और इससे क्या हुआ? जो क्रांति हुई वो एकदम शक्तिशाली क्रांति बन गई और इसका नेतृत्व जो है वो रूस के बाकी अन्य देशों के मुकाबला ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा उसके नेतृत्व के कारण। देखिए 19वीं शताब्दी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, कह रहा है कि उस समय में जो समाजवादी थे वे बहुत अधिक सक्रिय थे और 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। इन पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसान को सौंप दी जाए। तो जो पार्टी थी 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? आखिरकार जो ग्रामीण इलाके थे उनमें समाजवादी जो थी वे काफ़ी सक्रिय बन गए और 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाए, उसका गठन किया और इस पार्टी ने क्या किया? किसानों के अधिकारों के लिए बहुत लंबा अधिक संघर्ष किया और इन मांगों
मांगे कि जो सामंत जो हैं, जिन्होंने भी जो किसान हैं उनकी जो ज़मीन ले रखी है उसको फटाफट तुरंत सौंप दे। किसानों के सवाल पर समाजवादी या सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारी से सहमत नहीं था, लेकिन इनका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। एक जो पहले पार्टी बनी थी समाजवादी लोकतंत्र, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है 1898 में शायद। फिर इसके बाद साथ ही साथ इधर समाजवादी जो पार्टी थी ये अलग अलग दो समूह हो गए, दो ग्रुप हो गए। तो क्या है, ये जो समाजवादी लोकतंत्र जो खेमा था, अर्थात जो ये पार्टी थी, ये जो संगठन था, ये समाजवादी लोकतांत्रिक से सहमत नहीं थे। तो क्या हुआ, लेकिन इनका क्या मानना था कि किसान में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं, ये एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के मत से असहमत थे। इन जो किसान गरीब थे, कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ मज़दूर थे। तो ये जो किसान थे उनकी भिन्नता बता रहा है कि कुछ तो गरीब थे और कुछ अमीर थे और कुछ मज़दूर किसान थे। तो कुछ पूंजीवादी थे, कुछ पूंजीवादी भी थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। पूंजीवादी वही थे जो धन दौलत जिनके पास अधिक था, ये खुद कृषि न करके अपने ज़मीन को खेती करने के लिए दिया करते थे। इन आपसी मतभेद के चलते वे सभी समाजवादी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो ये जो असहमति थी, कुछ गरीब भी थे किसान कुछ ऐसे थे, कुछ अमीर थे, कुछ मज़दूर थे और कुछ पूंजीपति भी थे। पूंजीपति वे जो अपने खेत पर खुद कृषि न करके, मतलब वो दूसरे को ज़मीन दे देता है खेती करने के लिए और खुद सिर्फ धन चाहता है और फसल चाहता है। तो ये क्या कह रहे हैं, इन सब इतनी अधिक भिन्नता होने के कारण जो जनता थी उसमें ये जो आंदोलन चल रहा था समाजवादियों का, उससे इन्हें सहमति नहीं हुई। इन दोनों में आपसी जो दो पार्टी थी इनमें खटपिट हो गई। संगठित राजनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे भेदभाव थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक के मुखिया सोचते थे कि जो जारा अर्थात जो राजा है वो शासक रूपी जैसे दमनकारी जो समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या वह स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। पूरा जो खेमा है, दूसरा खेमा जो है मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। इनमें आपसी जो दो संगठन थे, इनमें आपसी एक तो मतभेद था। ये क्या चाहते थे, जो व्लादिमीर लेनिन जो थे ये क्या सोचते थे, ये सोचते थे कि जो राजा जो शासन कर रहा है वे रूसी जैसे दमनकारी जो समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। जारा का मानना था कि जो रूस में पार्टी चल रही है वह बहुत अधिक अनुशासित होना चाहिए
और जो भी सदस्यों की संख्या है उसका स्तर, उसका जो उस पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो दूसरे जो व्यक्ति थे वे नहीं चाहते थे कि पार्टी के सभी पार्टी के सभी लोगों को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो इसमें सदस्यता को लेकर और कुछ विशेष अधिकारों को लेकर आपसी खटपटी, मतलब इनमें आपसी सहमति नहीं थी। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस क्या था? एक निरंकुश था, वो भी राजशाही निरंकुश था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी ज़ारा राष्ट्रीय जो संसद के अधीन ही नहीं थे। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने में मुहिम चलाई। एक तो रूस था, रूस में जो ज़ारा था वो एक मतलब एक निरंकुश व्यक्ति था, निरंकुश व्यक्ति का प्रशासन था जिसे राजशाही कहा जाता है। ये क्या है, ये जैसे अन्य जो शासक थे उनके विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में जो ज़ारा जो थे, जो राजा थे, ये राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। ये ये मतलब अपनी मनमानी करता था, ये संसद के अधीन नहीं था। तो इसके प्रति क्या हुआ, लोगों ने एक मुहिम चला दी, एकदम खतरे की स्थिति में आ गए। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और किसकी रचना के लिए, संविधान की रचना के लिए। जब राजा निरंकुश होगा अर्थात जो अपनी मनमानी करेगा और उस पर किसी जो संसद है उसका भी नियंत्रण नहीं चलेगा, तो इस अवस्था से निपटने के लिए जो वो अन्य जो लोग थे वे चाहते थे कि संविधान बनाया जाना चाहिए जिससे राजा की निरंकुशता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसे नियंत्रित करने के लिए। तो क्या है ये 1905 की जो क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया और रूसी साम्राज्य के जो तहत उन्हें राष्ट्रवादी जैसे पोलैंड और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जद्दियों मुसलमान बहुल इलाकों में का समर्थन था। ये क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है संविधान निर्माण के लिए इन्होंने कई ऐसे समाजवादी संगठन बनाए और क्रांतिकारी जो थे इन्हें साथ लेकर, और जो किसान थे मजदूर थे ये सब इन्होंने इसमें काफ़ी अधिक सहयोग प्रदान किया। और जो रूसी साम्राज्यवादी के तहत उन्होंने जो राष्ट्रवादी और इस्लाम के जो आधुनिकीकरण के समर्थक थे जिन्हें जदीदियों कहा जाता था, मतलब इन सब का समर्थन उन्हें मिला। किसके लिए? संविधान निर्माण पर बल देने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को मतलब सामान्य जनता के अनुसार करने के लिए। रूस मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। 1904 तक का जो साल बताया है, इन्होंने बोला कि ये बहुत बुरा वर्ष था, बहुत बुरा साल था। ज़रूरी चीज़ों की
किताबें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% की भी गिरावट आ गई। वास्तविक वेतन अर्थात जो कार्य द्वारा वेतन दिया जाता था उसमें 20% की गिरावट आ गई। उस समय जो मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। तो जब गिरावट आ रही थी वास्तविक वेतन में, तो जो संगठन में क्या हो रहा था, संगठन में लोगों की वृद्धि होती जा रही थी। जब 1904 में ही संगठित हो गई, तब असेंबली ऑफ रशियन वर्क रूसी श्रमिक सभा के चारों सदस्यों को प्यूतलोव और आयरन वर्क में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया और मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। जब इसमें वेतनों में कटौती होती जा रही थी तो क्या और था, संगठन में जो व्यक्ति है उनकी सदस्यता बढ़ती जा रही थी। 1904 में क्या हुआ, नेशनल असेंबली रशियन वर्क्स जो ये सभा थी, जो संगठन था, क्या हुआ, इसके जो 4 सदस्यों ने प्यूतिलोव जो आयरन वर्क ने उनकी जो नौकरी थी से उनको हटा दिया गया और मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका, प्यूतिलोव, आयरन वर्क, क्या किया इन्होंने, नौकरी से इन्हें हटा दिया गया। तो क्या हुआ, इसके विरोध में क्या हुआ, जो आंदोलन, जो भी व्यक्ति थे, जो भी लोग थे, उन्हें आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन का ऐलान कर दिया। अगले कुछ घंटे दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग ने क्या है 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। जब इन्हें काम से निकाला गया तो और अन्य मजदूर थे, वे उनका समर्थन करने लग गए और इसी के विरोध में उन्होंने क्या किया, एक ऐलान की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया। और क्या हुआ, जो सेंट पीटर्सबर्ग थे, वे 1,10,000 मजदूर जो हैं, उससे काम के घंटे उन्होंने बल दिया कि उसमें काम के घंटे निश्चित किया जाए और साथ ही साथ वेतन जो था, जो अभी तक न्यूनतम मिलता था, उसमें वृद्धि किया जाना चाहिए और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए क्या हुआ, ये सभी लोग हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जारा का महल जो था, के सामने पहुंचा। इधर तो ये सब हो रहा था, लेकिन इसी दरमियान में, इसी समय में क्या हुआ, जो पादरी गैपोन थे, इनके नेतृत्व में जो मजदूर जुलूस निकालते हुए विंटर पैलेस अर्थात जो जारा के महल के सामने पहुंच गए। तो जो पुलिस वाले हैं और कोसैक्स जो थे मजदूर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मजदूरों पर हमला किया और इन घटना में 1000 से भी ज़्यादा जो लोग थे वे मारे गए, लगभग 300 घायल हुए।
जब ये कौन थे, ये सिर्फ सामान्य मजदूर थे और ये कहाँ जा रहे थे, ये एक जारा के महल के सामने ये लोग पहुँचे थे। तो क्या हुआ, इस इनमें जो भी उसके जो रक्षक थे जारा के महल के बाहर खड़े थे, जो पुलिस थे और कोसेक्स जो मतलब जो भी कर्मचारी वहाँ पर इस पद पे विराजमान थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने मजदूर जो थे इन्होंने हमला कर दिया। और जब इन्होंने ये ऐसा हमला किया तो क्या हुआ, जो भी जो उस मजदूर दल में सम्मिलित था उन पर उन्होंने हमला बोला तो 100 व्यक्ति क्या थे, मजदूर वहीं उसी समय मारे गए और जो 300 व्यक्ति थे वे घायल हुए। इतिहास ने इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया। तो जिस दिन की ये घटना थी, उस दिन का जो दिन था रविवार था। और जब इतनी मतलब बड़ी संख्या में व्यक्ति मरे, वो भी एक राजा के आदेश अनुसार, राजा के महल के आगे। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा। तो कहने का अर्थ यही है कि जब रविवार को ऐसा जब खूनी घटना हुई तो उसे कहा गया खूनी रविवार। इतिहास में अभी भी इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की जो क्रांति की शुरुआत इसी घटना में हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लग गई। अब क्या हुआ, जब ये एक घटना घटी तो 1905 की जो क्रांति थी वे शुरू हो गई। और क्या हुआ, देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो महाविश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। क्या हो रहा है, अब जो जनता है वो विरोध कर रही है, उनका शोषण हो रहा है, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं दी जा रही। तो क्या हुआ, शिक्षार्थियों ने भी जो विश्वविद्यालय था उसका बहिष्कार कर दिया और जो जनता थी उन्होंने उसका मिलकर विरोध किया। और जो वकील थे, डॉक्टर थे और साथ ही साथ इंजीनियर थे और अन्य मध्य वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के संगठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियर्स की स्थापना करी। अन्य ये जो वर्ग थे, कौन कौन से, ये जो वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे और अन्य जो मध्यवर्गीय कारीगर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग करी। किससे, जारा से। किस लिए, क्योंकि जो संविधान जो देश में अव्यवस्था है, एक तो राजा ऐसा जिसमें आलस्य भरा हो, जिससे अपनी प्रजा से कोई मतलब नहीं, तो इन्होंने बल दिया कि संविधान बनना ही चाहिए। इसके लिए इन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस नामक एक संगठन बनाया, उसकी स्थापना करी। और क्या हुआ, 1905 की क्रांति के दौरान जारा ने निर्वाचित पारदर्शिता संसद या ड्यूमा के संगठन पर अपनी सहमत दे दी। तो क्या हुआ, जब इतना सब कुछ शोषण हो रहा था मजदूर वर्ग का, किसानों का और भी अन्य न जाने कितने वर्ग थे और महिलाओं को भी पूरी मजदूरी नहीं मिल रही थी, तो क्या हुआ, इन सब ने मिलकर विरोध किया और जो राजा था, जो जारा थे, उन्हें क्या करना पड़ा,
उन्होंने इससे ये जो मांग थी संविधान की, उसको उन्होंने उस पे सहमति जतानी पड़ी। 1905 की क्रांति के दौरान जारा ने एक निर्वाचित पारदर्शिता संसद या ड्यूम के संगठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और जो फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। आरंभ में ये सब तो थी, लेकिन क्या हुआ, 1905 के बाद ऐसे जबरदस्त कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगी। अनाधिकृत रूप से अर्थात गैर कानूनी रूप से। प्रारंभ में तो इनका अस्तित्व था और अच्छे से कार्य कर रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1905 के बाद इन्होंने एक अनधिकृत कार्य करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था इन्हें। किस लिए? क्योंकि इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई। जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी उस पर भारी पाबंदी लगा दी गई। किसके द्वारा? जारा द्वारा। जारा ने पहले ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर पुनर्निर्वाचन, दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो जारा थे वे 75 दिन के अंतर्गत ये एक दूसरे निर्वाचन की व्यवस्था कर रहे थे 3 महीने के लिए, 3 महीने के अंतर्गत। लेकिन क्या हुआ, उसे बर्खास्त कर दिया और वह किसी तरह जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदाता कानून में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजाओं को भर दिया और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रख दिया। तो जब संसद, इन्होंने एक संसद की मतलब संगठन की बात करी थी, तो प्रथम जो थी उसे हटा दिया, निरस्त कर दिया। द्वितीय थी, उसको भी निरस्त कर दिया, क्योंकि उसमें कौन कौन सम्मिलित थे? उसमें उदारवादी सम्मिलित थे, क्रांतिकारी सम्मिलित थे। लेकिन तीसरी संसदीय व्यवस्था के दौरान क्या किया इन्होंने? उसे जब इन लोगों को हटा दिया, उदारवादियों को और क्रांतिकारियों को, तो जो तीसरी जो संसदीय जो समूह था, जो संगठन था, उसको क्या किया? उसको मतलब अपने पास रख लिया, अपनी व्यवस्था में रख लिया, उसमें फेरबदली करके।